हम 140 करोड़ लोगों को यह पहले दिमाग में बैठाना होगा कि एयर पोल्यूशन वैसे ही हमारे शरीर को खा रहा है जैसे कि दीमक लकड़ी को खाती है। अंदर ही अंदर ये हम सबको खोखला कर रहा है। बच्चों में ये आईक्यू डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। हमारे बच्चे वो आईक्यू अचीव नहीं कर पाएंगे पॉल्यूशन की वजह से जो वो कर पाते। हमारा जो स्मोकर नॉन स्मोकर का पहले 90-10 का डिस्ट्रीब्यूशन होता था लंग कैंसर में, वो अब 50-50 हो गया। जितने स्मोकर हैं उतने नॉन स्मोकर्स हैं, जितने मेन हैं उतनी ही विमेन हैं। एवरेज व्यक्ति कम से कम 3 से 4 साल अपनी जिंदगी कम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन को एज इट इज रहते हुए हमारा विकास कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाएगा। सबसे भयानक है जब वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू हमारे नवजात शिशु के पास भी पहुंच जाता है। मदर का ब्लड उसको न्यूट्रिशन देने के लिए है, उसको पालने ग्रोथ के लिए है, बट मदर अनजाने में अपने बच्चे को जहर दे रही है। यह एक बहुत ही हॉट टॉपिक है टुडे। हर व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है और ये सही है कि हम दिन में 25,000 बार सांस लेते हैं, एक एवरेज एडल्ट, और उस प्रोसेस में करीब करीब 10,000 लीटर एयर हम इनहेल करते हैं, जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। अनफॉर्चुनेटली आज की एयर में ऑक्सीजन जिसकी हमें ज़रूरत है उसके अलावा बहुत सारे अनवांटेड एंड सीरियसली डिजीज़ कॉजिंग केमिकल्स और पार्टिकल्स भी हमारे शरीर में जा रहे हैं। अब इस समय PM 2.5 का लेवल एक्चुअली तो किसी को नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जो मॉनिटर्स की वैल्यू हैं वो अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल माहौल क्रिएट कर दिया गया है। जो भी है वो हंड्रेड्स में है और एक कैलकुलेशन है कि 22 माइक्रोग्राम PM 2.5 डैमेज करने के हिसाब से एक सिगरेट के बराबर होता है। मैं कहता हूं अगर हम एक एवरेज 300 की फिगर भी ले लें, जिसको कोई डाउट नहीं करेगा, तो वो भी करीब करीब 15 से 20 सिगरेट के बीच में आ गया। यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति 1 मिनट पुराने बच्चे से लेकर के 95-100 साल के वृद्ध तक हर व्यक्ति जो सांस ले रहा है वह रोज 15, 20, 25, 30 सिगरेट पी रहा है और उसका नुकसान सफर कर रहा है। तो यह एक सीरियस हेल्थ इमरजेंसी है और इस समय आप दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही चारों तरफ, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, आप अपने ऑफिस में आप देख लीजिए। अब आज सुबह से सब लोग मेरे ऑफिस में खांस रहे हैं, सब लोग गले में खराश की कंप्लेंट कर रहे हैं, सबकी आंखें जल रही हैं, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, कोर्स हेयर हो रहे हैं। ये सब जो इतना पार्टिकुलेट मैटर और गैसेस हैं उनका इमीडिएट इफेक्ट है। अभी मेरे ओपीडी के बाहर 2 बच्चे बैठे हैं, हमारे जानकार के लोगों को हैं, जिनको सिवियर वीजिंग हो रही है। वो मुझे जानते हैं तो आए हैं कि सर किसी को आप दिखा दीजिए। तो इसके बहुत सीरियस इंस्टेंट, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हम सब पर हैं, 100% लोगों पे। Sir, can you figure out that what is the solution? What should be done as of now? शालिनी जी, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में 10 साल हो गए हैं मुझे टीवी पे आंसर्स करते हुए, और 10 साल में जो मैंने आंसर्स दिए हैं और जो मैंने ग्राउंड पे सोल्यूशन देखा है उसके बेसिस पे मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरह से आंसर करूंगा। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि 100% ऑफ द पीपल have to realize that air pollution is not a joke. It's not a political issue. It's not an environmental issue. It's a serious health issue. आपकी हेल्थ, मेरी हेल्थ, आपके बच्चों की हेल्थ, मेरे बच्चों की हेल्थ, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की हेल्थ इस पर टिकी हुई है। और दूसरा जो चेंज है, हमें वी हैव टू प्लेस हेल्थ above everything else। यह आपको लगेगा कि ये तो सबको मालूम है, लेकिन सारा मुद्दा लौट फेर के इसी पे आ जाता है।
चाहे वो दिवाली में क्रैकर्स हों, चाहे वो व्हीकल्स जलाने का हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, हाउस कंस्ट्रक्शन हो, जब तक हम हेल्थ को हर चीज़ से ऊपर नहीं रखेंगे। और जब मैं कहता हूं कि ये नहीं रखेंगे, कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पॉलिटिशियंस को या ब्यूरोक्रेट्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स को 140 करोड़ लोगों को समन्वित होकर के ये फैसला करना है कि एयर पोल्यूशन इज अ सीरियस हेल्थ क्राइसिस फेसिंग इंडिया। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें स्वस्थ रहना है, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें एयर पोल्यूशन को खत्म करना होगा। मैंने वर्ड किया खत्म। खत्म के दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसको होने मत दीजिए, और दूसरा आप इसको होने दीजिए और फिर उसको कम करने के प्रयास करिए। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, किसी भी कंट्री ने सेकंड मेथड से एयर पोल्यूशन टैकल नहीं किया है कि एयर पहले गंदी होने दो और फिर उसके बाद स्मॉक टॉवर, ये वो फॉग वॉग लगा के आर्टिफिशियल रेन, उससे आप कंट्रोल करो। नहीं, यह वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। आपको सीरियस एफर्ट्स करने हैं कि धूल और धुआं, ये दो चीजें हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इनको सोर्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स। जिस दिन हम 140 करोड़ लोगों के दिमाग में ये एटीट्यूडनल चेंज आ जाएगा कि इट्स ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ ओवर एवरीथिंग एल्स, तब ये सॉल्यूशंस आएंगे। तब तक हम ऐसे ही कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस देखते रहेंगे जिसका नेट इफेक्ट जीरो होगा। 2015 में भी मैंने आपको इंटरव्यू दिया था, यही सवाल थे, यही जवाब थे। आज 10 साल में भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। सर, जब ये डस्ट पार्टिकल्स और ये गैसेस हमारी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती है, किस तरह से रिएक्ट करती है? सो प्रोसेस क्या होता है कि जैसे मैंने सांस लिया, अब इस सांस में बहुत सारे पार्टिकल्स और गैसेस मेरे अंदर गए। डिपेंडिंग ऑन देयर पार्टिकल साइज वो ट्रैवल करते हैं। जो बड़ा पार्टिकल होता है PM10, वो अक्सर नॉस्ट्रिल में जो हेयर होते हैं या पीछे के एरिया में रुक जाता है, उसका डैमेज इस पार्ट में होता है। लेकिन जो छोटे पार्टिकल हैं PM2.5, PM1 एंड लेस देन 1, जिनको हम छोटा पार्टिकल कहते हैं, यह इस बैरियर को क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं, और यह हमारे जो विंड पाइप के डिवीजन्स होते हैं 21-22 बार ये डिवाइड करके पेरिफेरल एरियाज तक पहुंचते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर साइज वो उसमें पेनिट्रेट करते चले जाते हैं, और वो जो सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं वो हमारे लास्ट में जो एल्वियोलस होता है वहाँ पहुँच के उसकी वॉल में जमा हो जाते हैं। सिमिलरली जो केमिकल्स हैं वो तो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एंड तक पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है दे एंटर एंड दे गेट डिपॉजिटेड। अब जो पार्टिकुलेट मैटर है वो दो तरह से नुकसान करता है। एक तो उसकी सरफेस पे बहुत सारे केमिकल्स एडजॉर्ब्ड होते हैं, वो रिलीज होते हैं, और फिर वो जो खुद पार्टिकल है वो भी सिलिका है, उसका भी अपना फाइब्रोसिस कॉजिंग एक्शन होता है। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं और धीरे धीरे अपना पॉइजन लोकली रिलीज करते हैं। वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उससे क्रॉस करके ब्लड में जाता है। अब ये बात बहुत सारे लोग नहीं समझते, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ डॉक्टर्स। वो ये सोचते हैं कि नुकसान लंग तक सीमित है। लंग पोर्टल ऑफ एंट्री है, बट वहाँ से वो जाता है ब्लड में और फिर ब्रेन से लेकर टो तक हर अंग में पहुँचता है, और हर अंग को नुकसान पहुँचता है। और सबसे भयानक चीज़, और एज ए लेडी आप इसको कनेक्ट कर पाएंगी, सबसे भयानक है जब वो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू हमारे नवजात शिशु के पास भी पहुंच जाता है। क्योंकि एक गर्भवती महिला ने जब सांस ली तो वो ब्लड में गया, वही ब्लड तो हमारे उस बच्चे को पाल रहा है। उसके पहले घंटे से लेकर के डिलीवरी तक मदर का ब्लड ही उसको पाल रहा है। तो अदर मदर के ब्लड में अगर केमिकल्स हैं तो वो बच्चे के पास भी जा रहे हैं। पहले ट्राइमेस्टर में हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। उस समय आप सोचिए ये केमिकल्स उस बच्चे को मदर का ब्लड उसको न्यूट्रिशन देने के लिए है, उसको पालने ग्रोथ के लिए है, बट मदर अनजाने में अपने बच्चे को जहर दे रही है।
वो जहर उस बच्चे को नुकसान कर रहा है। पहले ट्राइमेस्टर में कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो जाते हैं। डेटा है फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब कि लेडीज हु आर लिविंग इन polluted cities, they deliver children with much higher incidence of congenital defects. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की ग्रोथ होती है, उस समय केमिकल्स आए तो वो ग्रोथ अफेक्ट हो जाती है, या डेथ हो सकती है या प्री मैच्योर्ड। तो ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूट्राइन डेथ, प्री मैच्योर डिलीवरी, और ये बच्चे कमज़ोर होते हैं। डिलीवरी के बाद उनमें हज़ार तरह की बीमारियां होती हैं। दे आर मोर ससेप्टेबल टू डाइंग आफ्टर डिलीवरी। ये सब डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि माँ ने अनजाने में अपने नवजात शिशु को जहर दिया, अनजाने में, विदाउट नोइंग एंड विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल। तो ये बहुत सीरियस इशू है जिसकी सीरियसनेस लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हम भारत के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, बट आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारा स्वस्थ होना। अगर नेशन स्वस्थ नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और इस इशू को अनफॉर्चुनेटली ओवरलुक किया जा रहा है। सर, एक पोल्यूशन है जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, फिर हम बात करें क्रैकर्स की वजह से जो होता है दिवाली पर, फिर हम तीसरी बात करते हैं स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, जैसे दिल्ली और आसपास का इलाका है, वो पूरी तरह से गैस चैम्बर की तरह बना हुआ है। ये पोल्यूशन कौन सा वाला है और इसके कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं? देखिए, पोल्यूशन का कोई एक सोर्स नहीं होता है, मल्टीपल सोर्सेज होते हैं, और वो कुछ तो कॉमन सोर्सेज होते हैं पूरे कंट्री में, हर जगह हैं। बाकी एरिया स्पेसिफिक होता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा है, वहाँ वो चीज़ ज़्यादा है। और इसके साथ साथ कुछ जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो हमारे वातावरण से और जो हमारी जलवायु से रिलेटेड पार्ट होते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करता है। यह सीजन इस पीरियड में क्यों बढ़ जाता है? इस पीरियड में इसलिए बढ़ जाता है कि इस पीरियड में बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स एयर फ्लो कम हो जाता है। जो एयर फ्लो करती है उसकी स्पीड ना के बराबर हो जाती है। जब एयर का मूवमेंट ही नहीं है तो यहाँ से जितना भी पॉल्यूशन निकला वो वहीं के वहीं रह जाता है, वो ट्रैवल नहीं कर पाता। और अभी अगर तेज़ी से एयर फ्लो कर रही हो तो वो डिसिपेट हो जाता है। तो ये कई फैक्टर है, बट द फैक्ट इज कि ये बन तो रहा है ना। यहाँ पर व्हीकल्स बहुत बड़ा कारण है, और इतने पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, और इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट ऐसा है जिसको अगर हम इंटेलिजेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट करें तो वो सॉल्व हो सकता है। अब आप अपने घर से यहाँ तक आई हैं, वो डिस्टेंस अगर ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता तो आपने शायद आधे डिस्टेंस में मेरे पास आप पहुँच गई होती। हम सब इस समय घंटों, आप सोचिए लाखों करोड़ों गाड़ियाँ पूरे देश में, कितना समय सड़क पर, और जब लोग ट्रैफिक में होते हैं तो बार बार एक्सीलेटर को दबाते हैं। हम फर्स्ट गियर में होती है गाड़ी, फर्स्ट गियर में गाड़ी का कंजम्पशन कहीं हायर होता है, और जो एग्जॉस्ट की क्वालिटी होती है वो कहीं इन्फीरियर मतलब मोर हार्मफुल टू हेल्थ होती है। और जो बार बार लोग एक्सीलेटर को गुस्से में दबाते रहते हैं परेशान होकर के, उससे और ज़्यादा धुआं है। मल्टीप्लाई करिए बाई करोड़ों व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री, कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो ये कोई अनमैनेजेबल चीज़ नहीं है। मैं माना कि गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, बट आप दर्जनों जगहों पे देखेंगे कि एक छोटा सा अगर कुछ इंटेलिजेंट प्लानिंग की जाए तो वो ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो बिना व्हीकल्स का नंबर कम किए भी बाय एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हम व्हीकल्स से आने वाला एग्जॉस्ट कम कर सकते हैं। पराली के लिए मैं आपको खुद एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारा एक ग्रुप है, उसका नाम है डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर, और पंजाब में हमारे एक चैम्पियन हैं डॉक्टर बख्शी, वो खुद एक डॉक्टर सर्जन हैं जलंधर में। उन्होंने 15-20 विलेजेस को डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर के बिहाफ पे अडॉप्ट किया, और हम लोग टीम्स बना के विलेजेस में गए, वहाँ के एल्डर्स से बात की, उनको पूछा कि तुम्हारे बच्चों को पिछले 1 साल में क्या हुआ है। उन सब ने बोला किसी को अस्थमा है, किसी को ये है, और हमने उनको समझाया कि ये जो आप जलाते हैं इसका मैक्सिमम असर तो पहले आपको होता है, फिर ये ट्रैवल करके दिल्ली जाता है। शालिनी, आप बिलीव नहीं करेंगी, पिछले 12 महीने से उन 5 विलेजेस में एक छोटा सा तिनका भी नहीं जला है। कोई पैसा नहीं लगा, कोई वो फीडर मशीन वगैरह नहीं आई, सिर्फ उनसे बात करके उनको समझा के ये अचीव हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर बख्शी को तो अभी कुछ उसके लिए एक
कमेंटेशन सर्टिफिकेट भी मिला है कि उन्होंने Because of the awareness. इसमें ज़बरदस्त अवेयर, मैंने शुरू में आपसे कहा था एटीट्यूडनल चेंज। हम 140 करोड़ लोगों को यह पहले दिमाग में बैठाना होगा कि एयर पोल्यूशन वैसे ही हमारे शरीर को खा रहा है जैसे कि दीमक लकड़ी को खाती है। अंदर ही अंदर ये हम सबको खोखला कर रहा है। आपने बीमारियों की बात पूछी थी, हम एक लिस्ट गिना देते हैं। आप ब्रेन से शुरू करिए। बच्चों में ये आईक्यू डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। हमारे बच्चे वो आईक्यू अचीव नहीं कर पाएंगे पॉल्यूशन की वजह से जो वो कर पाते। एडल्ट्स में यह ब्रेन स्ट्रोक का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। WHO की साइट पे आप देखिए, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक। और जब भी कभी पीक सीजन होते हैं, हर हॉस्पिटल में एक हफ्ते के बाद ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। हम नीचे आए, हार्ट लंग्स की बात करें। लंग्स तो सबको मालूम है कि नवजात शिशुओं में ब्रोंकियोलाइटिस यानी कि वीजिंग, अस्थमा जैसी चीज़ होती है। बच्चों में न्यूमोनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है इंडोर पोल्यूशन, जो हमारे रूरल एरियाज़ में है। बच्चा वहीं बैठा है, वहीं अंगीठी जल रही है और उनको न्यूमोनिया हो गया। बच्चों में कैंसर का ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। बड़े होते हैं अस्थमा, एलर्जीज, COPD और अब सबसे भयानक लंग कैंसर। अभी मैंने अपना डेटा पिछले 1 साल का एनालाइज किया है। हमारा जो स्मोकर नॉन स्मोकर का पहले 90-10 का डिस्ट्रीब्यूशन होता था लंग कैंसर में, वो अब 50-50 हो गया है। जितने स्मोकर हैं उतने नॉन स्मोकर्स हैं, जितने मेन हैं उतनी ही विमेन हैं। तो पहले हम लंग कैंसर को स्मोकर्स डिजीज़ कहते थे, आजकल मैं उसको ब्रीदर्स डिजीज़ कहता हूँ कि अगर आप सांस लेते हैं तो यू आर प्रोन टू हैव लंग कैंसर। ये सब लंग्स में हो गया। हार्ट में बच्चों में प्री मैच्योर हाइपरटेंशन हो रहा है, एरिथमियाज हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और जो बहुत सारे आजकल ये सडन हार्ट अटैक्स वगैरह हैं, मेरा मानना है कहीं ना कहीं उसमें भी पोल्यूशन का रोल है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे इसका असर पड़ रहा है, हमारे पेट पे इसका असर है, किडनी पर इसका असर है। और 2 डिजीज़ेस जो बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुई हैं, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, और दोनों ही डिजीज़ेस इंडिया में ऐसे बढ़ रही हैं। आपको याद होगा 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगाह किया था कि ओबेसिटी हमारे देश में बढ़ रही है। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कारण एयर पोल्यूशन है, ये रिसर्च में अवेलेबल है। डायबिटीज़ में ये अवेलेबल है। तो सर से पैर तक कोई डिजीज़ ऐसी नहीं है जहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वायु प्रदूषण ना इन्वॉल्व हो। अब आप सोचिए, इन सब बीमारियों के होने से जो लोगों पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा, उससे जो आउटपुट इफेक्ट होगा, और इन सब के इलाज में जो अरबों खरबों रुपए खर्च होंगे, और जो लोगों की प्रीमैच्योर डेथ्स होंगी, उससे जो प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, अगर आप इस सब को टोटल करें तो ये हमारे GDP का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और ये सब अवॉइडेबल लॉस है। तो यह एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, ये सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी हुई थी, उनके एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एयर पोल्यूशन के एरिया में स्पेंड की है। उन्होंने पूरे देश में ट्रैवल करके हमारे एरियाज़ में जो डेथ्स थी म्यूनिसिपैलिटी से डेटा लेकर, और उसको AQI का जो सैटेलाइट का डेटा था उसके साथ मैच किया, और फिर उसमें कुछ मॉडलिंग की कि अगर वहाँ AQI WHO मानकों के अनुसार होता तो वो डेथ रेट्स कितनी होती। और उन्होंने कंक्लूड किया था कि दिल्ली में खासकर से एवरेज व्यक्ति कम से कम 3 से 4 साल अपनी ज़िंदगी कम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। ये पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए उन्होंने 2 से 3 साल कहा था, बट मैक्सिमम उनका दिल्ली का था। तो हम सब अगर हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव कर जाए तो हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी, हमारी डिसेबिलिटी कम हो जाएगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हमारे ज़िंदगी का जो ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। So message is clear, reduce pollution and save lives. Message is different. Recognize air pollution as a serious damage for your health. सबसे पहली चीज ये सोच लीजिए, air pollution is not about the quality of air or about some political party or about a particular religion. Air pollution affects everyone who breathes.
It's a serious health crisis. It also has serious economic consequences for the country. और हमें ये समझना है कि एयर पोल्यूशन को एज इट इज़ रहते हुए हमारा विकास कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाएगा। उसके लिए हमें इसको एड्रेस करना है। पहली बात तो ये एटीट्यूडनल चेंज, और दूसरा ये है कि इसको होने दें और फिर इसको कंट्रोल करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करें। दैट इज़ नॉट द वे टू गो। इसको होने से सोर्स पर हमें रोकना है, और वो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होगा। 140 करोड़ लोग एटीट्यूडनल चेंज करके मिल के सघन प्रयास करेंगे, तब ही ये संभव हो पाएगा। इतना ही मैसेज है मेरा। सर एक सवाल और है, वो है एयर प्यूरिफायर्स को लेकर। अब हर कोई आम आदमी एयर प्यूरिफायर जो है वो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ऐसे में वो क्या करें, कैसे बचाएं, बच्चों को कैसे बचाएं? सुबह स्कूल जाते हैं, उस वक्त पोल्यूशन जो होता है वो पीक पर होता है, तो ऐसे सिचुएशन में एक आम आदमी के लिए क्या जरिया है? आपने अपने सवाल में ही मेरे एक्चुअली जवाब भी दे दिए थे। आपने जो बात की थी आम आदमी की, मैं इस सवाल को दो तरह से आंसर करूंगा। क्या एयर प्योरीफायर से एयर पोल्यूशन कम हो जाता है? तो टेक्निकली उसका आंसर है यस। इस समय हम इस कमरे में बैठे हैं, अगर हम इसमें एक एयर प्योरीफायर रख दें तो आधे घंटे के अंदर यहाँ की AQI कम हो जाएगी। टेक्निकली वो सही है, इट क्लीन्स एयर, लेकिन उसमें बड़े सारे इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व हैं। पहला चीज़ कि वो जो वॉल्यूम है, उसकी एयर हैंडलिंग कैपेसिटी है, वो इस कमरे के साइज़ के अनुसार होना चाहिए। नंबर 2, उसमें जो फिल्टर लगा है, जिस दिन वो फिल्टर चोक हो गया उस फिल्टर को चेंज करना है। नंबर 3, उसका फ़ायदा आपको, मुझको, इन सब लोगों को तब तक ही होगा जब तक हम इस कमरे के अंदर हैं। जैसे ही आप उठ के बाहर जाएंगी वो आपके साथ नहीं जा सकता। मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। हमारे लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट जब डिस्चार्ज होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप हाई रिस्क हैं, आपको हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई चेस्ट प्रॉब्लम आप यूज़ करिए। जो कुछ बीमारियों में हम पूरा एक लंग निकाल देते हैं या आधा लंग निकाल देते हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, उनको ज़रा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो जान को खतरा हो जाएगा। ऐसे लोगों को मैं ऑन मेडिकल ग्राउंड्स रिकमेंड करता हूँ। बट क्या मैं एयर प्योरीफायर को एज ए सोल्यूशन टू पोल्यूशन फॉर द होल कंट्री रिकमेंड करूँगा? आंसर इज ए बिग नो। उसका कारण क्या है कि उससे हमारा ध्यान सोर्स से हट जाता है और हम एक आर्टिफिशियल सोल्यूशन पे आ जाते हैं। आप सोचिए 140 करोड़ लोगों को 24/7 फॉर द होल ऑफ देयर लाइफ आप एयर प्योरीफायर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है ना? तो इसलिए एयर प्योरीफायर इज नॉट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ऑफ इंडिया। एयर पोल्यूशन एक पब्लिक प्रॉब्लम है और एयर प्योरीफायर एक प्राइवेट सोल्यूशन है। वो मेरे कमरे में लग जाएगा क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट करोड्स ऑफ पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? तो ये सोल्यूशन नहीं है। हम वापस आते हैं उसी बात पे, सोल्यूशन इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एट सोर्स। धूल और धुआं कहीं से भी आए, वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहा है। और अगर 140 करोड़ लोग मिलके एक फैसला करें, और मैं चाहूँगा कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मैसेज चले जाए, हर व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं अपना धूल और धुएं का कंट्रीब्यूशन 1% कम कर दूंगा, तो आप सोचिए 140 करोड़ टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक विजिबल डिक्लाइन आ जाएगा। और ये आया था कोविड के दौरान, हम सब ने देखा है, इंडिया गेट का रंग बदल गया था, हमें जलंधर से वो ऊपर की पहाड़ियाँ दिखने लग गई थी, हर चीज़ बदल, आकाश फिर से ब्लू स्काई आ गया था। तो वो सब डूएबल है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमें सब कुछ बंद करना है, बट प्रोग्रेस भी चल सकती है और वो विदाउट पोल्यूशन भी चल सकती है। ये एटीट्यूडनल चेंज जब हम में आएगा। आज की तारीख में एक सिनिसिज्म सा आ गया है, अरे भाई हम क्या कर सकते हैं, ये तो इसके साथ तो जीना सीखना पड़ेगा। तो ये गलत है। इसके साथ अगर आप जीने की आदत डाल लेंगे तो वो आपके स्वास्थ्य को सीरियस डैमेज कर रहा है, सीरियस डैमेज।